आज हम एक ऐसे राजवंश की कहानी में उतरेंगे जिसने एक खंडहर पर हुकूमत करने की कला में महारत हासिल की थी। ये जो बात है ना, ये इस पूरे मामले की गहराई तक जाती है। सैयद राजवंश की कहानी कुछ जीतने की नहीं, बल्कि सब कुछ तबाह होने से बचाने की है। किसी तरह बस टिके रहने की है। तो इसका असल में मतलब क्या है, बिना असली ताकत की हुकूमत करना? ये होता कैसा है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जो उन्हें विरासत में मिली थी। तो चलिए उस दौर में चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सैयद शासकों के सामने सबसे बड़ी पहेली क्या थी। वे एक ऐसे साम्राज्य पर राज कर रहे थे जो असल में था ही नहीं, बस उसकी एक याद बाकी थी। उनका दौर एक तरह से इतिहास का एक सबक है कि जब सब कुछ बिखर चुका हो तो शासन का मतलब नए इलाके जीतना नहीं, बल्कि बचे खुचे टुकड़ों को समेट कर रखना होता है। अब उनकी मुश्किलों को ठीक से समझना है ना, तो पहले हमें उस भयानक तबाही को देखना होगा जिसने दिल्ली को हमेशा के लिए बदल दिया था। 1398 में तैमूर का हमला। ये सिर्फ कोई जंग में हार नहीं थी, नहीं, ये तो दिल्ली के लिए कयामत थी। शहर को लूटा गया, लोगों का कत्लेआम हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और पूरा का पूरा राजकाज का ढांचा ही ढह गया। ये बात उस समय की असली तस्वीर दिखाती है। सैयदों को एक महान शहर का नाम तो मिला था, पर वो शहर नहीं मिला जो कभी हुआ करता था। उन्हें मिली एक जख्मी, सदमे में डूबी हुई दिल्ली, जो एक राजधानी कम और एक मातम में डूबा शहर ज्यादा थी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि असल में उनके हाथ में कुछ था ही नहीं। सूबे आज़ाद हो चुके थे, व्यापार के रास्ते टूट चुके थे और जिस सल्तनत के वो सुल्तान कहलाते थे, वो सिर्फ नाम की रह गई थी। विरासत में बस एक नाम मिला था, हुकूमत नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर न सेना थी न पैसा, तो उन्होंने हुकूमत की कैसे? आखिर उनकी रणनीति क्या थी? देखिए, उनकी पूरी रणनीति का राज इसी एक बात में छिपा है। जब आपके पास जबरदस्ती मनवाने वाली ताकत जैसे सेना या पैसा न हो, तो आप दूसरी तरह की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। वो है प्रतीकात्मक शक्ति, यानी सिंबॉलिक पावर। और सैयदों के पास यही था, दिल्ली की सल्तनत का नाम और अपनी धार्मिक प्रतिष्ठा। सैयद ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनका सबसे बड़ा सियासी हथियार था। पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करके उन्होंने एक ऐसी धार्मिक प्रतिष्ठा हासिल की जो उस दौर में लेजिटिमेसी यानी वैधता का सबसे बड़ा स्रोत थी, जब ताकत के बाकी सारे स्रोत सूख चुके। इस वंश के पहले शासक खिज्र खान इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने सुल्तान की पदवी तक नहीं ली, बल्कि तैमूर के वंश के एक नुमाइंदे के तौर पर हुकूमत की। ये एक बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक गवर्नर की तरह राज करना था, जो उस वक्त की हकीकत को देखते हुए बहुत ही समझदारी भरा कदम था। लेकिन सिर्फ किसी तरह टिके रहने की ये अनोखी रणनीति, ये हमेशा तो नहीं चल सकती थी। और इसी वजह से इतिहास में सत्ता का एक ऐसा हस्तांतरण हुआ जो शायद सबसे अनोखा था। कोई शोर शराबा नहीं, कोई जंग नहीं, बस एक खामोश अन। इस राजवंश की पूरी कहानी ही असल में सत्ता के धीरे धीरे हाथ से फिसलने की कहानी है। खिज्र खान के किसी तरह टिके रहने से शुरू होकर मुबारक शाह की आज़ादी की नाकाम कोशिश और फिर उनकी हत्या तक, और आखिर में आलम शाह के खुद ही गद्दी छोड़ देने तक, हुकूमत लगातार कमज़ोर होती चली गई। देखिए, जो दिक्कतें उनके सामने थीं वो बहुत गहरी थीं। तैमूर की तबाही ने सल्तनत की नींव ही हिला दी थी, और उस टूटी हुई नींव पर अर्थव्यवस्था, सेना या प्रशासन की मजबूत इमारत खड़ी करना लगभग नामुमकिन था। और आखिर में जो हुआ, वो मानो उनके पूरे दौर का निचोड़ था। आखिरी शासक आलम शाह ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांति से गद्दी छोड़ दी। सत्ता जीती नहीं गई, बल्कि इसलिए हाथ बदल गई क्योंकि उसे रोकने वाला ही कोई नहीं था। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? मतलब 600 साल पुरानी ये पतन और अस्तित्व की कहानी आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? उनकी विरासत में एक अजीब सा विरोधाभास है। वो एक महान साम्राज्य बनाने वाले तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़े संकट को संभाला। उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से अराजकता में डूबने से बचाया और सल्तनत के विचार को अगले राजवंश यानी लोधियों के लिए जिंदा रखा। उनकी कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे साम्राज्य के साये से होती है, एक ऐसी विरासत जो शानदार तो थी, पर अब पूरी तरह खोखली हो चुकी थी।
वे उस साम्राज्य को फिर से खड़ा नहीं कर पाए, क्योंकि उन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने के लिए न तो उनके पास साधन थे और न ही ताकत। लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर की, उन्होंने दिल्ली के वजूद के ख्याल को जिंदा रखा, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी और शायद अकेली असली कामयाबी थी। उन्होंने एक साम्राज्य पर नहीं, बल्कि एक साम्राज्य की याद पर हुकूमत की। सोचिए जरा इस बात पर, यह हमें हुकूमत करने के असली मतलब पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। सैयदों की कहानी हमारे सामने एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। किसी संकट के दौर में ज्यादा कीमती क्या है, एक बहुत बड़ा सपना या सिर्फ जिंदा बचे रहना? और शायद उनकी कहानी यही सिखाती है कि कभी-कभी सिर्फ टिके रहना ही अपने आप में सबसे बड़ी जीत होती है।